मज़ा आ जाएगा। सोचो अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके मैं जा रहा हूँ नॉर्थ कोरिया, वो भी कहाँ से, साउथ कोरिया से, जिन दो देशों के बीच में अभी तक जंग चल रही है। एंड ये देखो काफ़ी सारा के ड्रामा की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है। एंड यहाँ से देख सकते हो भाई आप विलेज का नज़ारा, कितना सुंदर विलेज है भाई, मतलब हद ही हो गई, देख के ऐसा लग रहा है किसी फेरी टेल में आ गया हूँ। मैं वैसे तो अवॉइड करना चाहता था अंधेरे के टाइम पे नॉर्थ कोरिया साइड जाने में, बट भाई अब क्या करें, यहाँ पे टाइम लग गया इतना। पर एक चीज नोटिस करो भाई, जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया के पास जाते जा रहे हैं ना भाई, सारा एरिया बिल्कुल सुनसान होता जा रहा है। यहाँ पे भाई फौज की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि जस्ट बॉर्डर पास में ये DMZ एरिया। तो हाउ इज द लाइफ हेयर, इज इट सेफ टू स्टे हेयर, ऑल्सो हैव यू सीन एनी नॉर्थ कोरियंस हेयर। हेलो जी, हेलो, की हाल चाल। खाना करवा लिया पैक, क्योंकि जहाँ मैं आज जा रहा हूँ भाई वहाँ पे आज भी और कल भी कुछ इंडियन तो मिलना नहीं है। अब क्या मिलेगा पता नहीं, क्योंकि नॉन वेज ही मिलता है सब कुछ, तो मैंने कहा पैक करवा के ही चलते हैं ना। तो म्योंगडोंग मार्केट जो थी वहीं पे ही आना पड़ा, यहीं पे था गुड का इंडियन रेस्टोरेंट। खाना खा भी लिए और रात के लिए पैक भी करवा लिया। कल क्या खाऊंगा वो कल की कल देखें, क्योंकि अभी तो पैक करवा के ले जा नहीं सकता था, कल के लिए भी खराब हो जाता ना। तो अभी फ़िलहाल में समोसे और एक वेजिटेबल बिरयानी पैक हो गई है कि अपना दोपहर शाम रात का जुगाड़ हो गया पूरा। ये खड़ी है जी अपनी गाड़ी, पार्किंग में लगा रखी थी। मतलब खाने के तो पैसे लगते ही है भाई, पार्किंग के भी अलग से कैलकुलेट करके चलने पड़ते हैं, क्योंकि बिना पार्किंग के तो यहाँ मतलब फ्री पार्किंग तो है ही नहीं यहाँ कहीं भी। आज भाई मैं आपको ना साउथ कोरिया के दो तो गांव दिखाऊंगा, जो एक्चुअल में कोरियन गांव नहीं, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट में बने हुए हैं। और उसके बाद मैं निकलूंगा भाई इस वाली गाड़ी से आगे नॉर्थ कोरिया की तरफ। जी हाँ भाई, DMZ करके एक जगह है यहाँ पर, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है। यानी कि जिस गांव में आज मैं जाऊंगा ना, बिल्कुल एंड वाले उसमें, वहां से नॉर्थ कोरिया कुछ ही मीटर की दूरी पे है, और वो लास्ट टाउन है नॉर्दर्न साइड में साउथ कोरिया का। तो आज रात वहीं पे कुछ होटल वोटल देखता हूँ, मिल जाएगा तो पता नहीं भाई नॉर्थ कोरिया है क्योंकि, तो आसपास बॉर्डर में मिलेगा नहीं मिलेगा रुकने का, वो सब देखेंगे अभी फिलहाल। सबसे पहले वो दो विलेजेस आपको दिखाता हूँ मैं, क्या नाम है उनको और कैसे दिखते हैं वो सब वहीं पे जाके बताऊंगा। थोड़ा सा दूर है यहाँ से, 1 घंटा लग जाएगा लगभग ड्राइव करने में। गाड़ी कर लेते हैं भाई स्टार्ट। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सोल में, एंड आप देख रहे हो साउथ कोरिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं ये रेंटल गाड़ी को लेकर 10 दिन में साउथ कोरिया की रोड ट्रिप करने वाला हूँ। सोल सिटी मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ के जो गाँव है, जो नॉर्थ कोरिया के साइड में बॉर्डर है मतलब, और भी बुसान वगैरह भी चलेंगे, तो फटाफट निकलते हैं। भाई ये सारा म्योंगडोंग का एरिया है, 2 बार मैं आपको दिखा चुका हूँ, कल वाले व्लॉग में भी दिखाया था और परसों वाले व्लॉग में भी दिखाया था। और यहीं पे ही सब कुछ मिल जाता है। हालांकि मेरे एयरबीएनबी से ये 40-45 मिनट दूर था, बट मैंने एयरबीएनबी भी बहुत बाहर ले रखा था, तो इसलिए आना ही पड़ता है भाई यहाँ पे। तो अब एक बार ये ट्रैफिक वाले एरिया से निकलूँ फटाफट, क्योंकि यहाँ से जो है डिस्टेंस वो है 64 किलोमीटर, और मैप में दिखा रहा है 1 घंटा। तो 64 किलोमीटर के लिए 1 घंटा दिखा रहा है, इसका मतलब भाई बिल्कुल भी जाम नहीं मिलेगा, सारा एक्सप्रेसवे या हाईवे ही होगा रास्ता। क्योंकि वैसे अगर आप सिटी की बात करें तो भाई 10 किलोमीटर के लिए लग जाते हैं 60-70 मिनट। तो यहाँ सोचो 60 किलोमीटर के लिए 60 मिनट दिखा रहा है, जो कि एक्चुअल में बहुत बढ़िया टाइम है। तो जल्दी जल्दी चलो चलते हैं, 2:30 बज चुके हैं, 3:30 तक पहुँच जाऊँगा, और 1-1.5 घंटा वहाँ विलेजेस आपको दिखाऊँगा अच्छे से। और ये वाले विलेजेस ना प्रॉपर टूरिस्टी विलेज है, मतलब ये बनाए इसलिए गए हैं ताकि टूरिस्ट आए यहाँ पर। जो मैंने आपको कल विलेज दिखाया था ना, वो एक्चुअल में ऐसा विलेज था जिसमें मतलब रियल लोग भी रहते हैं घरों में, तो वो विलेज को मतलब एज अ टूरिस्ट के लिए नहीं बनाया गया था अलग से। लेकिन आज जिसमें मैं जा रहा हूँ वो स्पेशली बनाया ही टूरिस्टों को दिखाने के लिए है गाँव। तो दोनों तरह के है, कल वाले में देख लेना रियल गाँव, और आज वाले में देख लो भाई दिखावे वाले गाँव, है ना। और उसके बाद भाई नॉर्थ कोरिया तो जाना ही है, अपना जो बॉर्डर है वो, उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो भाई, मज़ा आ जाएगा। सोचो अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके मैं जा रहा हूँ नॉर्थ कोरिया, वो भी कहाँ से, साउथ कोरिया से, जिन दो देशों के बीच में अभी तक जंग चल रही है। जी हाँ भाई, पूरी स्टोरी पूरी हिस्ट्री जो थी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। आज फ़िलहाल हम बॉर्डर तक का सफ़र करेंगे और कल आपको दिखाऊँगा। और भाई एक और स्पॉइलर दे देता हूँ, चलो आज ही, कल मैं नॉर्थ कोरिया में पैर रखने वाला हूँ। जी हाँ भाई, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं साउथ कोरिया तो आया ही हूँ, लेकिन इस ट्रिप पे मेरी जो कदम है वो नॉर्थ कोरिया की ज़मीन पे भी पड़ सकते हैं या पड़ेंगे, वो सब आप कल देखना। अभी फ़िलहाल जो आज का सीन है वो करते हैं पहले पूरा।
यार पता नहीं है मैप क्यों दिखा रहा है कम टाइम, जबकि एक्सप्रेस वे पे भी बताओ जाम लग जाते हैं यहाँ तो बीच बीच में। अभी 43 किलोमीटर बचे और 33 मिनट दिखा रहा है बस। या तो लग रहा है कि थोड़ी ही देर का है, उसके बाद कुछ गजब ही एक्सप्रेस वे आने वाले हैं कि भाई साहब गजब ही स्पीड कवर हो जाएगी। पर अभी हालात देख के तो नहीं लग रहा, अभी तो भाई 30-35 की स्पीड मेंटेन हो रही है यहाँ पे तो। बाकी ये है भाई टोटल 8 लेन का एक्सप्रेस वे, 4 लेन इधर है, 4 लेन दूसरी तरफ है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था कि भाई मतलब क्या होता है ना, रूल तो देखो हर देश में यही होता है, पर फॉलो करते हैं नहीं करते वो अलग बात है। बट अपने यहाँ पे मतलब साउथ कोरिया में ये सीन है कि अगर किसी बंदे को लेफ़्ट मुड़ना है तो वो एक्सट्रीम लेफ़्ट वाली में या ये सेकंड वाली रो में रहेगा, ठीक है। और किसी को राइट मुड़ना है तो वो एक्सट्रीम राइट में या फिर उसके साथ वाली में रहेगा, वो डिपेंड करता है मार्किंग के हिसाब से। तो ज़्यादातर जगहों पे एक ही होती है लेन मुड़ने के लिए, कुछ जगह पे 2 भी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ना आपको मतलब 500-600 मीटर पहले से ही जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। मान लो आपको पता है कि आधा किलोमीटर बाद आपको लेफ़्ट कट लेना है, तो आप पहले ही भाई एक्सट्रीम लेफ़्ट में हो जाओगे 500 मीटर पहले ही, क्योंकि अगर आप उस टाइम नहीं हुए ना भाई तो एंड में आपको यहाँ के लोग जो है मतलब दूसरी गाड़ी वाले वो उस लेन में एंटर करने नहीं देंगे। जैसे हम इंडिया में तो भाई एकदम एक्सट्रीम राइट में चल रहे होते हैं, फिर अचानक से लेफ्ट जाना होता है तो हम तो भाई कहीं से भी मोड़ देते हैं ना। मैं भी करता हूँ भाई ऑब्वियसली इंडिया में तो ये, क्योंकि वहाँ पे लेन कोई फॉलो करता ही नहीं है। मतलब आप करोगे फॉलो तो आपकी ठुकी जाएगी गाड़ी, क्योंकि दूसरा बंदा तो करेगा नहीं, अचानक से घुसा देगा। तो जिस देश में हो आप उसी के ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से आपको भी अडेप्ट करना पड़ता है, वरना आपकी गाड़ी ठुकती रहेगी, एक्सीडेंट होता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे वो सी चीज़ नहीं चल सकती कि आप मज़े से राइट लेन में चल रहे हो और फिर आपका मन करा जी चलो लेफ़्ट मुड़ते हैं, तो आपने अचानक से लेफ़्ट मोड़ दी बीच में आके। भाई कोई नहीं रोकता है यहाँ पीछे, हो सकता है आपकी गाड़ी ठोक भी जाए यहाँ पे तो इसलिए अपनी लेन में चलो, सबसे बेस्ट है। तो यहाँ का ये रूल है। अब मैं जब मुझे पता है भाई मैप में दिखा रहा है कि 6-7 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, तो मैं बीच की 2 लेन में ही रखता हूँ अपनी गाड़ी, क्योंकि स्ट्रेट जाना है तो ये बीच की दोनों लेन सीधी सीधी चल ही रही है। पर अगर मैप दिखाएगा कि लेफ़्ट मुड़ना है 1 किलोमीटर बाद या 800 मीटर बाद, तब मैं इंडिकेटर दे के लेफ़्ट में हो जाता हूँ। और इंडिकेटर भी भाई ज़रूर देते हैं यहाँ पे हर कोई, अगर आप नहीं दोगे ना इंडिकेटर तो भाई साहब लोग गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे हॉर्न बजाने लग जाते हैं। मेरे साथ तो हुआ नहीं है, पर मैंने जापान में ये चीज़ देखी है। क्या जापान में तो कुछ ज़्यादा ही शरीफ लोग थे, यहाँ साउथ कोरिया के शरीफ इतने नहीं है भाई। ये भी इम्पेशेंट लोग हैं बड़े, ऐसे हॉर्न मारते रहते पीछे से, बीच में घुसने नहीं देते भाई। तो ये सीन है बाकी मेन यहाँ पे ना। और अब आज मेरा चौथा दिन है यहाँ ड्राइविंग का, अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुका हूँ, रूल्स भी सारे समझ चुका हूँ, लेन्स की मार्किंग भी 95-96% समझ चुका हूँ। कुछ 3-4% ऐसी होती है जो अचानक से कुछ अलग ही आ जाता है, तो उस केस में मुझे वो कट मिस करना पड़ता है, अगले कट से मुड़ता हूँ फिर मैं। बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मैं समझ गया हूँ यहाँ का ड्राइविंग स्टाइल अब पूरा, और आराम से कंफर्टेबली गाड़ी चला पा रहा हूँ। जो फर्स्ट डे मेरे को डर लग रहा था ना भाई, उसका अब 5% ही डर बचा है बस। और अच्छी बात यह है टचवुड भाई, ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ, ना ही कोई मुझे लग रहा है ऐसा चलान वलान हुआ होगा। एक बार का लग रहा है शायद, वो भी कंफर्म नहीं है, चलो बाद में ही पता चलेगा वो तो जब गाड़ी दे दूंगा मैं। वैसे ओवरऑल मज़ा आ रहा है अब ड्राइविंग का। साउथ कोरिया से ज़्यादा इन्जॉय मैंने ड्राइविंग जापान में की थी। यहाँ पे भी ठीक ही है मतलब, पर वही मैं बता रहा हूँ ना, ड्राइवर यहाँ के इतने अच्छे नहीं हैं। जापानीज़ लोग तो बहुत ही ज़्यादा सीधे और शरीफ थे भाई, मतलब वो खुद लेट हो जाएंगे लेकिन सामने वाले को जगह पहले दे देंगे। और वहाँ पे तो भाई मतलब कोई अगर जैसे कोई फुटपाथ वो कर रहा है जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस, और किसी गाड़ी वाले ने उसके लिए रोक दी गाड़ी की, जा भाई तू चला जा, तो भाई ऐसे मतलब जेब्रा क्रॉसिंग के बीच में खड़े होके झुक के थैंक यू करते थे। बताओ मतलब इतने प्यारे लोग थे यार जापान के। यहाँ पे वो सब मुझे देखने को मिला नहीं। बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ देखी है मैंने, जैसे आप किसी को अगर जगह दे दोगे या किसी को जाने दोगे ना, तो वो ड्राइवर आगे जाके आपके अपना हज़ार्ड लाइट ऑन कर देता है। तो यहाँ पे हज़ार्ड लाइट अगर किसी ने 2-3 सेकंड के लिए ऑन करी है तो उसका मतलब होता है वो आपको थैंक यू बोल रहा है या सॉरी बोल रहा है। तो आपने किसी को जगह दिया तो आपको थैंक यू बोलेगा, अगर उसने कुछ गलती कर दी है तो आपको हज़ार्ड लाइट ऑन करके ऐसे सॉरी बोलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भाई अच्छा लगा, मैंने भी ट्राई करा है 1-2 बार। मतलब बहुत कम ही चांस हुआ है कि मेरे को किसी को थैंक यू बोलना पड़े, क्योंकि लोग जगह देते नहीं है भाई यहाँ पे ना। पर हाँ 1-2 बार किसी ने दी थी तो मैंने भी फिर अपनी हज़ार्ड लाइट 2 सेकंड के लिए ऑन करके ऐसे मतलब एज अ गुड जेस्चर कि हाँ थैंक यू बोल रहा हूँ मैं, वो कर दिया था। तो इस तरह से आप यहाँ चलती गाड़ी में थैंक यू सॉरी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना सारी गाड़ियाँ बिल्कुल जेट ब्लैक शीशे है भाई। तो जेट ब्लैक शीशों की वजह से ना तो वो मुझे देख पा रहे हैं ना मैं उनको देख पा रहा हूँ अंदर कौन बैठा है। तो आप इशारों में या ऐसे फेस से थैंक यू नहीं बोल पाओगे, आपको ये इंडिकेटर नहीं सॉरी हज़ार्ड लाइट ही करके यूज़ दिखाना पड़ेगा। तो सही है, ओवरऑल कल्चर अच्छा लगता है मुझे एशिया में ना अपने।
मतलब आप जिस भी देश चले जाओ काफ़ी रिस्पेक्टफुल रहते हैं लोग। हाँ, कुछ देशों में कुछ इंडियंस ने नाम ख़राब कर रखा है, इसलिए उनकी वजह से बाकी ट्रैवलर्स को भी सहना पड़ता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल तो थाईलैंड ही हो गया भाई। मतलब कुछ लोगों ने इतनी हरकतें कर करके वहाँ के होटल वाले इंडियन से स्पेशली चिढ़े पड़े हैं। तो मैं भी जाता हूँ ना, तो भाई वो बड़े उखड़े उखड़े से बात करते हैं, जो ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई क्यों मुझसे क्यों अच्छे से बात नहीं कर रहे, मैंने थोड़ी कुछ करा है। पर उनका भी भाई वही है, उन्होंने देखे है ना क्या गंद फैलाते हैं लोग वहाँ जाके। वैसे ओवरऑल देखोगे भाई इंडिया की इमेज ऑलमोस्ट हर कंट्री में अब बहुत बढ़िया है। मतलब लोग रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आपसे पूछते हैं आपकी कंट्री के बारे में। बस कुछ गिने चुने देश है जहाँ पे थोड़ा सा नाम ख़राब है हमारा। वैसे ओवरऑल अच्छा है भाई। और रेसिज्म का ही मैंने बताया ना, मैंने तो भाई कुछ भी रेसिज्म फेस नहीं किया यहाँ साउथ कोरिया में। लोग कहते हैं कि हाँ रेसिज्म फेस करना पड़ता है, इंडियंस को अलग उससे करते हैं ट्रीट, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ तो बस ड्राइविंग को छोड़ के बाकी सब बढ़िया हुआ है। ड्राइविंग में ही थोड़े से बस जो दूसरे गाड़ी वाले हैं वो एग्रेसिव टाइप के हैं यहाँ पे, बाकी ओवरऑल लोग मुझे अच्छे मिले हैं यार। और अब ये जिस एक्सप्रेसवे में मैं चढ़ा हूँ भाई, यहाँ की 100 की लिमिट है, अब 80 हो गई, कम करनी पड़ेगी भाई क्योंकि यहाँ चलान आ सकता है। यहाँ की नेविगेशन ऐप अच्छी है, बता देती है कि आगे कितना मीटर पे कैमरा है और कितनी स्पीड लिमिट है, तो बंदा उसी हिसाब से ही ना एडजस्ट कर लेता है अपनी स्पीड को। ओवरऑल यहाँ पे स्पीड लिमिट्स का ना थोड़ा सा तो इशू है भाई। मतलब आप जनरली देखोगे तो 50, 60, 70, 80 मैक्स इतना ही होता है। 100 मुझे इसी एक्सप्रेसवे पे मिली है, वरना ज़्यादातर नहीं होता। और अब ये देखो टोल टैक्स आ गया यहाँ पे ना, ब्लू कलर की जो पट्टी बनी हुई है ज़मीन पे, ये है हाई पास वाली लाइन। यानी जिनकी गाड़ी में हाई पास का कार्ड लगा हुआ है वो इस लाइन से निकल जाओ। देखो रुकना भी नहीं पड़ता भाई, चलती गाड़ी को ही स्कैन कर लेता है ये। जैसे अपने इंडिया में तो भाई रुकना पड़ता है, फिर वो फाटक सा खुलता है, यहाँ पे वो नहीं है। मैं कह रहा था यहाँ पे क्या है, इतना तेज सिस्टम है इनका कि एक सेकंड भी क्या, कुछ मिली सेकंड्स में ही नंबर स्कैन करके पैसे काट लेता है आपके हाई पास में से। और अगर आपके पास हाई पास नहीं है, आपको कार्ड से पे करना है या कैश पे करना है, तो आप दूसरी लेन में घुस सकते हो। तो ये यहाँ का टोल टैक्स का जो भी सिस्टम है पूरा सही है। मतलब इंडिया में मुझे लग रहा है कुछ कुछ जगहों पे ना ऐसे टोल टैक्स आ गए हैं जहाँ बैरिकेडिंग नहीं होती, अब सीधा आपका फास्टैग या नंबर प्लेट स्कैन होएगी और तैड़म पैड पैसे कट जाएंगे। पर यहाँ पे इन्होंने हाई पास का सिस्टम सही बना रखा है, या बैंक लिंक होगा हर नंबर प्लेट से कि बंदे के पास हाई पास में पैसे नहीं है, बैंक से ही कट जाएंगे, निकाल लो। तो इससे क्या है ना, टोल टैक्स पे जाम नहीं लगता। अपने इंडिया में आपने देखा होगा भाई ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे टोल टैक्स में कम से कम 5-6 मिनट का जाम तो होता ही होता है। आपके आगे 5-10 गाड़ियाँ होंगी तो 5-10 मिनट तो वेस्ट हो ही गए। यहाँ नहीं है भाई, अब आपके सामने देख लो इतनी गाड़ियाँ निकल रही है, किसी को भी रुकना नहीं पड़ रहा, तहम पैड बस अपना चलाते रहो 70-80 की स्पीड में। बाकी जापान की तरह ही ना यहाँ पे भी पहाड़ियाँ काफ़ी सारी है, तो इसी वजह से इनको टनल मजबूरन बनानी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ी के आर पार जाना है तो या तो रास्ता ऊपर से निकालना पड़ेगा या टनल बनानी पड़ेगी। तो ऊपर से निकालने में तो ज़्यादा सरदर्दी है, तो इसलिए टनल बना देते हैं लोग। तो देखो यहाँ भी टनल आ गई ना, तो बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ पे। मतलब रोड वोड सारी बढ़िया है और मार्किंग प्रॉपर मिलेगी आपको हर रोड पे, गड्ढे नहीं मिलेंगे कहीं भाई। मुझे मतलब अभी 4 दिन ड्राइव करते हो गए, एक गड्ढा नहीं दिखा भाई, किसी गली में भी नहीं दिखा, किसी रोड पे भी नहीं दिखा, हाईवे पे भी नहीं दिखा, एक्सप्रेस वे पे भी नहीं दिखा। और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स वगैरह प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर सब कुछ। प्लस इनकी नेविगेशन ऐप जो है नेवर करके और ककाओ मैप्स, 2 ऐप है यहाँ। गूगल मैप यहाँ चलता नहीं है भाई, मैंने बताया था आपको। तो ये जो दोनों इनकी अपनी एप्लीकेशन है, इसमें डिटेल सारा डेटा डाला हुआ है, कितने मीटर पे कैमरा है, कितने मीटर पे, इवन स्पीड ब्रेकर भी पहले ही बता देता है कि 400 मीटर पे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, स्लो हो जाओ थोड़ा सा। तो देख रहे हो, मतलब अच्छा है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे ड्राइविंग के मामले में साउथ कोरिया का बहुत बढ़िया लगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट हाँ 3-4 दिन लगे मुझे समझने में, बट अब एक बार आपको समझ आ गया फिर आप यहाँ के स्टाइल में ही ड्राइविंग कर सकते हो उस हिसाब से। बाकी आसपास देखो भाई सारे नज़ारे ही बदल गए। कहाँ अभी तक सोल सिटी में मुझे सारे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही थी, और यहाँ पे मस्त भाई पूरा कंट्री साइड है, मतलब विलेज एरिया है सारा, पहाड़ दिखते हैं आपको। तो ड्राइविंग में ही मज़ा आ रहा है। पर यार कोई रेस्ट स्टॉप वगैरह नहीं दिख रहा मुझे बीच में, पता नहीं। हाँ ये आ रहा है ना, देखो 2 किलोमीटर बाद है राइट साइड में। तो चले गए एक बार देखते हैं यहाँ के पेट्रोल पंप जो आते हैं ना हाईवे पे, ढाबे टाइप के, वो कैसे है। तो ये जो पी का निशान है भाई 500 मीटर पे दिखा रहा है, आने ही वाला है। अब ये खाली पार्किंग है यहाँ पे या सब कुछ है वो देखना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। ये देखो ये आ गया एक और बोर्ड, हाँ वॉशरूम बने हुए हैं इसमें, है ना, मेल फीमेल बना है। तो देखो ग्रीन कलर की पट्टी है ना, अब आपको इस ग्रीन कलर की पट्टी को ही फॉलो करते जाना है।
अब हाईवे की स्पीड लिमिट थी 100 की, लेकिन यहीं पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है कि भाई अगर आप अंदर एंटर कर रहे हो तो 30 की लिमिट है, 30 पे आ जाओ सावधानी से। अच्छा, तो ये वैसे वो नहीं है भाई प्रॉपर ढाबा टाइप का, मतलब खाने पीने का। यहाँ बस इस तरह की देखो पार्किंग स्पेसिस है, आप यहाँ गाड़ी लगा सकते हो अपनी और वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। खास नहीं है कुछ, नॉर्मल ही है। फिर भी चलो एक बार उतर के लगा ही देते हैं, देख तो ले हम भी ज़रा। अच्छा जी, स्मोकिंग एरिया भी बना रखा है, देख रहे हो। पब्लिकली स्मोकिंग नहीं करते यहाँ लोग, सब डेडिकेटेड एरिया है ऐसा, इसी में करते हैं। और देखो इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं, इन्हीं बॉक्सेस में लगानी होती है गाड़ी, मतलब सब लोग फॉलो भी करते हैं ये चीज़। तो ये देखो भाई, गाड़ी में अंदर बैठे रहो ना पता नहीं चलता स्पीड का, बाहर खड़े हो गए देखो 100 की स्पीड भी इतनी तेज़ फील हो रही है भाई साहब। काफ़ी लोगों ने लगा रखी है भाई, उधर भी पार्किंग बनी है, इधर भी पार्किंग बनी है, और वहाँ पे है वॉशरूम। आओ चलते हैं भाई वॉशरूम देखते हैं साफ़ सुथरे है कि नहीं है यहाँ के। वैसे इन एरिया के मुझे उम्मीद नहीं अच्छे होंगे, जो प्रॉपर जहाँ पे पेट्रोल पंप होते हैं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह बने होते हैं वहाँ के तो मेंटेन रखते हैं लोग। यहाँ तो कौन ही मिलेगा मेरे हिसाब से साफ़ सुथरा है ना। ये देखो भाई इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये लेट्स सी कैसा है। भाई साहब जितना मैंने सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और एयर फ्रेशनर लगा हुआ था मस्त, मतलब बदबू वदबू कुछ नहीं आ रही थी। बट ये है एक चीज़ की दिक्कत थी कि साबुन रख रखा था हाथ धोने के लिए, मतलब वो रखना चाहिए, लिक्विड सोप है ना। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा मेंटेन था भाई। और हैंडीकैप लोगों के लिए अलग से बना हुआ था वॉशरूम अंदर ही, मतलब टॉयलेट सीट जो है, और एक छोटा सा अलग बना हुआ था, मतलब था वेस्टर्न ही दोनों। और यहाँ जेट वेट नहीं होता भाई, अपना खुद का पिचकारी लेकर आओ पोर्टेबल वाली, या टिश्यू से यूज़ करो। बाकी ओवरऑल अच्छा है था भाई काफ़ी। तो एक वॉशरूम बना हुआ है, पीछे सिटिंग एरिया बना है, डस्टबिन बने हैं कूड़ा डालने के लिए, और पार्किंग भी मेरे ख्याल से 30-35 गाड़ियों की होंगी, और एक ये स्मोक रूम बना हुआ है, यहाँ से आप मतलब स्मोकिंग कर सकते हो। तो बढ़िया है यार, मेंटेन्ड है अच्छे से। बाकी जो एक्चुअल रियल वाला कैसा होगा जहाँ पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट होते हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं, जब बुसान जाऊँगा ना उस दिन, क्योंकि 5 घंटे की ड्राइव है, तब अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के हाईवे और एक्सप्रेसवे। अभी के लिए फ़िलहाल यही देख लो भाई, गाड़ी एक नंबर, मेरे को प्यार हो गया इस गाड़ी से। K5 है किया की, मज़ेदार, चलाने में भी एकदम तगड़ी, और दिखने में भी देखना ब्लैक ब्यूटी। हालांकि भाई ठंड बहुत हो रही है बाहर, फटाफट अंदर बैठते हैं, चिल्ली जम गई मेरी तो। अभी वो विलेज कैसे घूमूंगा भाई इतनी ठंड में। कल भी थी ठंड और आज ज़्यादा हो गई है, परसों नहीं थी, परसों 18 डिग्री था, आज 6-7 डिग्री हो रखा, कल भी 6-7 के आसपास ही था। चलो पहुंचने वाला हूँ, तो 10-12 मिनट की ड्राइव रहेगी बस। चलो जी वापस से हाईवे पे लग जाते हैं, हाईवे या एक्सप्रेसवे जो भी है, एक्सप्रेसवे ही है मेरे ख्याल तो ये। हाँ तो अभी देखो एकदम से मैं लेफ़्ट नहीं ले सकता भाई, जब तक मैं पीछे देख नहीं लेता ढंग से कि मेरी लेन में कोई नहीं आ रहा, तब मेरे को इंडिकेटर देना है, और अब मुझे एक्सप्रेसवे पे मर्ज होना है। अब ये रूल्स तो यार देखो हर देश में सेम है, अपने इंडिया में भी है, हम लोग मतलब मानते नहीं है वो अलग बात है, कुछ लोग मानते हैं, बट वैसे जनरली यहाँ पे नहीं मानोगे ना आप तो बहुत रिस्की हो जाता है। यहाँ पे क्या इंडिया में भी नहीं मानोगे तो एक्सप्रेसवे पे अचानक से घुस जाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस तो पूरे रहते ही है भाई, यहाँ पे भी रहेंगे ही। यहाँ डर ज़्यादा इसलिए क्योंकि रेंटल गाड़ी है, अपना देश नहीं है, कुछ हो गया गाड़ी को तो वो फटका अलग, अपनी जान को कुछ हो गया तो वो समस्या अलग, क्योंकि यहाँ के तो हॉस्पिटल का बिल भी भाई ऐसे कब लाखों करोड़ों में पहुँच जाएगा पता नहीं चलता। इंडिया में तो अपना चलो इंश्योरेंस वगैरह होता है, इंश्योरेंस तो मेरा यहाँ भी है ट्रैवल इंश्योरेंस, बट दूसरी देश में आके ये सब ना ही हो ना, बंदा बीमार ना पड़े, एक्सीडेंट ना हो तो ज़्यादा सही रहता है। अपने देश में भाई घर वाले हैं, रिश्तेदार है, समझ रहे हो, तो एक हौसला बना रहता है। यहाँ पे अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आप खुद सोचो भाई, अकेले, मतलब मैं तो अकेले ही हूँ, कोई भी नहीं आया साथ, तो सोचो अकेले कैसे मैनेज करोगे वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में सब कुछ। तो वही बात है, और ऐसा भी नहीं कि घर वालों को बुला लूँ, वो आ भी नहीं सकते। सबसे पहले तो पासपोर्ट, और पासपोर्ट जिनका बना भी हुआ भाई वीज़ा लगवाओ, वीज़ा मिले ना मिले, समझ रहे हो आप। तो इसलिए इन देशों में मतलब दूसरे देश में जाके थोड़ा सा सेफ ही रहो तो अच्छी बात है। बाकी जिसके साथ जहाँ जो होना होता है भाई कोई रोक नहीं सकता, जो लिखा है वो होना ही है। अपनी तरफ से आप प्रिकॉशंस लेकर रखो, बाकी आपकी किस्मत में जो लिखा होगा वो वैसे भी होगा ही। अब चाहे आप दूसरे देश में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप रोड पे चल रहे हो, या आप घर में बेड पे बैठे हो, होने को तो भाई पंखा भी गिर जाए आपके ऊपर आगे बेड पे बैठे बैठे, है ना, कुछ कह थोड़ी सकते हैं उसमें।
चलो भाई पहुंच गया हूँ, पार्किंग ही ढूंढ रहा हूँ बस, यहीं कहीं पे दिखा तो रहा है मैप। लेट्स सी कहाँ है, कहाँ ये ऑफ रोडिंग पे ले आया भाई, सिडैन गाड़ी है, लगभग गई नीचे से तो बस फालतू का खर्चा बैठ जाएगा। एसयूवी हो तो भाई कहीं भी चढ़ा दो, निकाल लो, डर नहीं है ना, अपनी स्कॉर्पियन की आदत लगी हुई है मुझे, पर सिडैन में तो ऐसे देख देख के ही करना पड़ता है। राइट या लेफ्ट? अबे बंद है, ओए रास्ता ही नहीं आगे तो, ये क्या मैप दिखा रहा है रास्ता है? फंस गए भाई, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मोड़ना पड़ेगा वापस। यहाँ का भी मैप फंसा देता भाई, मुझे तो लगा था बढ़िया मैप है, सब चीज़ें अपडेटेड रहती है। बताओ कहाँ ले आए हैं, आगे रास्ता ही नहीं और मैप में दिखा रहा है कि लेफ़्ट लो, कुछ भी करते हैं मतलब ये। चलो भाई ढूंढनी पड़ेगी और कोई पार्किंग, एक रोड पे ही ना देखी थी मैंने पार्किंग, वहीं पे ही लगाते हैं चल के, यहाँ तो है नहीं। तेरी भाई मिल गई पार्किंग, राइट साइड में देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है ना, तो ये ऑफिशियल पार्किंग है इसी विलेज की ना, लगा देते हैं। तो जी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है और कुछ गाड़ियाँ इधर भी है, पता नहीं इन्होंने ऐसी लगा दी गाड़ी ना, यहाँ पे मार्किंग तो है नहीं, बॉक्सेस बने ही नहीं हुए, फिर भी लगा गए। तो मैंने तो भाई वहीं लगाई है जहाँ बॉक्स था, मैंने कहा मैं रिस्क नहीं ले सकता। एंड ये है भाई सामने विलेज, ये आपको पिंक येलो अलग अलग जो दिख रहे हैं ना, वो देखो घर कैसे है ऑरेंज सा। तो एक्चुअल में यहाँ पे 2 विलेजेस है पास पास ही, एक है इटली विलेज और एक है फ्रांस विलेज। तो ये दोनों विलेज जो है एज अ टूरिस्ट के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि वो आए और देखे, एक मतलब यूनिक सा ही कॉन्सेप्ट है। पूरी स्टोरी क्या है वो बताता हूँ, पहले अंदर चलते हैं। यहाँ के बस स्टॉप देखो इस तरह के बने होते हैं, वो टैक्सी स्टॉप है, मस्त लग रहा है ना। एक ये सामने ही सुपरमार्केट है सीयू के नाम से, अरे सही है भाई, नाइस टू सी यू, मस्त नाम बन गया है। तो 24 आवर ओपन रहती है। एंड इसी के जस्ट सामने ये है विलेज की एंट्री। इसकी टिकट कहाँ से मिलेगी देखना पड़ेगा ज़रा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे भाई एज अ टूर पैकेज लेकर आते हैं सोल से, क्योंकि 60 किलोमीटर दूर है, हर किसी के पास अपनी गाड़ी होती नहीं है, तो बस में आते हैं वो, पूरा टूर पैकेज बस ही लेकर आती है, बस ही लेकर जाती है, अंदर घुमाती है, टिकट विकेट सब इंक्लूडेड होता है। तो अलग से कहाँ से टिकट मिलती है, कुछ खास इन्फॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन मिली नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी गाड़ी से खुद ही आया हूँ। तो ये देखो भाई इस तरह से, खैर ये फ़ोटो वोटो तो अब फेड सी हो गई, फेड होगी पता नहीं, थी ऐसी देखना ब्लर ब्लर। अंदर देखते हैं भाई, तो उधर से है भाई एंट्री। एंड ये देखो टूरिस्ट मैप ऑफ गैपयोंग, ये इस जगह का नाम है, मतलब जो गांव है, ये शहर या फिर जो भी आप लगा लो। देखना सब इन्फॉर्मेशन इन्होंने कोरियन में लिख रखी है भाई, अब हम जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं पता क्या चलेगा। बाकी जो फ्रांस वाला है विलेज, इसका नाम है ये पेटिटी फ्रांस, पेटिटे या पेटिटी जो भी बोलते हैं, और इस तरह का लेआउट है, कितनी सारी बिल्डिंग है ना देखो। तो ये अंदर हम यहाँ से एंटर होंगे शायद से, या वहाँ से, हाँ यहीं से होंगे शायद, नहीं वो एंट्री है वहाँ से देखो। तो वहाँ से घूमते घूमते ये सारा एरिया घूमना है। अब ये है क्या क्या कुछ नहीं पता, क्योंकि सब कोरियन में लिखा है। देखो आप फ़ोटो लेके इसको स्कैन कर लेना, बाकी मैं अंदर जा रहा हूँ बताता रहूँगा कि क्या क्या है। लेट्स गो। देखो इस तरह का है ये तो ब्लैक एंड वाइट है इमेज, अंदर आपको मस्त रंगीन रंगीन दिखेगा सब कुछ। ओके यहाँ से एंट्री होगी कहीं से, वो शायद। ठंड तो बहुत हो गई है वैसे, साउथ कोरिया ना वॉकिंग के लिए अच्छी है, मतलब देश, आप आराम से वॉकिंग कर सकते हो, बट हाँ ये है कि ठंड पड़ेगी तो आपकी हालत ख़राब होएगी। तो मेरे हिसाब से नवंबर लास्ट ही होना चाहिए ये, दिसंबर जनवरी में तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस टाइम तो टूरिस्ट आते भी नहीं है इतने, अभी भी नहीं है टूरिस्ट तो वैसे पता है आपको, फॉरेनर्स इतने नहीं है, ज़्यादातर लोग चेरी ब्लॉसम्स के टाइम आते हैं, मई जून में, इस टाइम नहीं आते। ये यहाँ से एंट्री है, ये रिक्शा सा खड़ा है, शायद ये लेकर जाएंगे, पूछता हूँ। नहीं ये तो सामान ले जा रहे हैं, हमें पैदल पैदल ही जाना है यहाँ से। ऐसे पहाड़ी पे बना हुआ है ना पूरा, तो चढ़ाई चढ़नी पड़ती है पैदल। वैसे इनसे बात करता है, ये बिठा लेते हैं अपने साथ मुझे, पर इनका सामान लोड है बहुत सारा। हाँ यार ऊपर भी है गाड़ियों की पार्किंग तो मेरे हिसाब से, ये रही है ना, देखो गाड़ी खड़ी तो है, वहाँ तक लेकर गए हुए लोग गाड़ियाँ। शेट यार यहीं ले आता, फालतू में वो वहाँ खड़ी करी है मैंने, और इतना चल के आना पड़ रहा है। ओ भाई साहब हालत ख़राब। देखना कितनी पार्किंग है भाई यहाँ तो, लाइन से। फ्री ये भी है शायद पार्किंग, जहाँ मैंने करी वो भी फ्री है। हाँ पर यहीं तक ले आता तो बढ़िया होता ना। ये अभी भी ऊपर चढ़ना है, शायद टिकट ऑफिस वहाँ है। यहाँ से देखो भाई क्या मस्त लग रहा है यार, घर सुंदर बना रखे, बड़ी क्यूट सा थीम दे रखा है। और देखो टूरिस्ट तो बहुत है यहाँ, देख के पता चल रही है, गाड़ियाँ देखना भरी पड़ी है। हुए बस पहुँच ही गया ऊपर यार। ये है भाई ऊपर आके टिकट ऑफिस, यहाँ से टिकट मिलेगी। एंड ये देखो भाई मस्त बड़ा रंग बिरंगा सा बना रखा है, वो देख रहे हो अंदर,
एंट्रेंस में। अभी टिकट लेते हैं, फिर आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको अंदर ना, मस्त एकदम पूरी यूरोपियन वाइब आएगी। एंड ये देखो काफ़ी सारा के ड्रामा की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है, लिखा है ना, पेटिटे फ्रांस एंड इटालियन विलेजेस आर द मेन फिल्मिंग लोकेशन फॉर फेमस के ड्रामा मूवीज एंटरटेनमेंट म्यूजिक वीडियोस। तो ये मुझे तो नहीं पता कौन कौन सी है, ये आप में से किसी ने देखी हो तो पता लगा सकते हो। सेल्फ टिकटिंग मशीन भी है, इससे आप खुद भी ले सकते हो टिकट यहाँ से, पर ये चल नहीं रही है, बंद है, यहीं से लेनी पड़ेगी। तो जो एडल्ट टीन्स की है वो है 12,000 रुपये खाली, अगर आप फ्रांस वाले में जाते हो। अगर इटालियन भी जाओगे अलग से है, और दोनों की है ना 19,500। अच्छा ये तो हाई स्कूल वालों के लिए है, पूछता हूँ चलो। इंग्लिश गाइड भी मिल रही है। हेलो, फॉर बोथ विलेजेस वन पर्सन 2 पार्क्स या हाउ मच 19,500 19,500 है भाई दोनों के। हाँ या 6:30 क्लोजिंग, 6:30 क्लोज है भाई बता रहे हैं। तो ये देखो भाई 19,500। बाकी एक इंग्लिश वाली है बुकलेट भी ले लेते हैं, फ्री है। और देखो अगर आपको ऐसे सोविनियर यहाँ का लेना हो ना, यूरोपियन फेरी टेल लैंड पासपोर्ट, तो ये भी मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो। ऑब्वियसली ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है, तो ये बैंड सा दिया भाई, बैंड लगा के जाना है। सबसे पहले देखो मैं जा रहा हूँ फ्रांस में जो यूरोप का बॉर्डर आता है ना, जब भी जिस कंट्री का, ऐसे ही वहाँ पे लिखा होता है, स्टार लगे होते हैं बीच में कंट्री का नाम, तो इन्होंने भी वैसे ही लगा रखा है, देखो फ्रांस लिख के। चलो भाई साउथ कोरिया से सीधा फ्रांस आ गया मैं, मतलब यूरोप में। एंट्री देखो मस्त है ना, लाइटें शाइटें लगा रखी है फेरी टेल्स वाली। इधर ये हिरन से बना रखे हैं। मेरे ख्याल से क्रिसमस आने वाला है ना, तो क्रिसमस का ही थीम कर रही है रेडी। हेलोवीन आता है तो हेलोवीन का करते हैं, तो अलग अलग इनके थीम चेंज होते रहते हैं। अभी देखो बेल्स वगैरह लगा दी क्रिसमस की वजह से, क्रिसमस और न्यू ईयर की थीम बनेगी यहाँ पे। बढ़िया यार, देखना पक्के रास्ते बना रखे हैं। तो मैंने बताया था ना, ये रियल गांव नहीं है एक तरह से, ये सिर्फ टूरिस्ट को बनाने के लिए गांव बना रखा है पूरा। जो कल मैं गया था वो रियल गांव था एक, पर ये भी अलग है, मतलब अच्छी जगह है। आप देखोगे अभी तो लगेगा ही नहीं आप साउथ कोरिया में हो। देखो थोड़ा बहुत ये जोकर वोकर भी लगा रखे हैं इन्होंने, मेरे ख्याल हेलोवीन टाइम के लगे होंगे सारे इस तरह से। वहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट है, दिल सा बना हुआ है, आप बैकग्राउंड में देखो पहाड़ियाँ दिख रही है, फ़ोटो ले सकते हो। अब ये फर्स्ट बिल्डिंग आई है भाई, इसे क्या कहते हैं, ऑर्गल हाउस काइंड ऑफ। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना, उनका एग्जीबिशन है यहाँ पे अंदर, अलग अलग टाइप के, 18th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी के। टाइमिंग भी लिखी हुई है, लास्ट स्लॉट 5 बजे का होता है, और ये पूरा विलेज बंद हो जाता है 6:30। ओह म्यूजिक चल रहा है भाई यहाँ देखो। तो इनको कहते हैं, जैसे ये है डिस्क ओरेगल, ऐसी मल्टीपल अलग अलग टाइप के ओरेगल है। ये है पेपर वाला। तो ये सारे यूरोप का मतलब कल्चर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उन सब का एग्जीबिशन करा हुआ है यहाँ पे ना, वॉशरूम भी अंदर ही। तो यहाँ पे शायद से ना शो होता है, बट अभी शो हो नहीं रहा है। ये सिटिंग बना रखी है देखो, यहाँ बैठ के देखते होंगे सब लोग। अभी एक्चुअली 4:25 हुआ है, 5 बजे का शो है। चलो आधा घंटा इतने और कहीं घूम आता हूँ, वापसी में देख लूँगा ये शो। तो ये दोनों गांव बने कैसे, किसने बनाए, वो बता देता हूँ आपको स्टोरी थोड़ी सी। तो एक्चुअल में साउथ कोरिया के एक बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस ना यूरोप में भी था, तो वो ऐसे यूरोप आते जाते रहते थे, और उनको ना चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत शौक था। तो वो यूरोप से चीज़ें लाते थे, इकट्ठी करते थे, और एक टाइम आया उनके पास इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी होगी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा विलेज टाइप का कॉन्सेप्ट बनाता हूँ कि मैं लोगों को एग्जीबिशन में दिखा भी सकूँ। तो ये सारा सामान जो भी यहाँ यूज़ हुआ है ना, वो उनका कलेक्शन है समझ लो आप, और उन्होंने ये पूरा बनाया है विलेज। तो ये स्टोरी थी। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था ये सिर्फ एज ए टूरिस्ट को दिखाने के लिए विलेज बना है, ना क्योंकि ये रियल विलेज है। देखो इस तरह के घर वर बना रखे हैं यहाँ पे। सारे घर आपको ना रंग बिरंगे दिखेंगे, जैसे कि ये देखो हरे रंग का घर, ये अलग कलर है, नीचे अलग कलर है। इनकी छतें सेम दिखेगी आपको इस तरह की, सबकी शेप ऐसी है देखो। चलो नीचे चलते देखते क्या है वो। अच्छा यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो ख़त्म हो गया रास्ता। ओ घर के अंदर भी जा सकते हैं भाई इस वाले में। पता नहीं भाई, मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ आ नहीं रही। शायद गाइड होते हैं ना, तो गाइड अच्छे से बता पाते, पर गाइड मेरे पास है नहीं। अरे हाँ सच, ये है ना, इससे देखता हूँ। तो अभी मैं गया था ओरेगल हाउस, अब जाएंगे ट्रेडिशनल फ्रेंच हाउस। तो फ्रांस में लोगों के ट्रेडिशनल घर कैसे होते हैं वो दिखाता हूँ आपको। मेरे ख्याल से यही है, थोड़ा संभाल के भाई। सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई है, ये देखो भाई इस तरह से। यहाँ तो भाई प्रोजेक्टर वगैरह लगा रखा है इन्होंने। ये क्या, अच्छा नीचे भी है, शायद नीचे घर बना होगा। तो ये डालने का स्टिक, आप उसमें डालो। गेम भी है यहाँ, मतलब ऐसी फिल्मिंग लोकेशन का लिखा हुआ है देखो, कौन कौन से प्रोग्राम्स में इंक्लूड हुआ था ये जगह। तो उनकी फ़ोटोज़ भी लगा रखी है सारी। है तो एडवांस चीज़ है भाई। देखो दरवाज़ा भी ना ऑटोमेटिक वाला है, बटन दबाओ खुल जाता है। मैं गलत चला गया भाई, ऊपर से एक्चुअल में नीचे आना था, और नीचे से एंट्री है। और ये है पब्लिक रिलेशंस हॉल,
इस तरह के होते हैं फ्रांस में। देन इसके अंदर भाई एंटिक चीज़ें रखी हुई है, जा सकते हैं यहाँ भी, जा सकते हैं। ये देखो इस तरह का सामान है। मैं तो खैर भाई फ्रांस जा चुका हूँ और वहाँ पे देख चुका हूँ काफ़ी चीज़ें ऐसी घर भर। तो बट आप में से अगर कोई यूरोप नहीं गया और साउथ कोरिया आ रहे हो तो ज़रूर आना यहाँ पे, आपको थोड़ा सा यूरोपियन वाइब भी फील करने को मिल जाएगी बड़ी। बाकी रास्ता एक नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी कई चीज़ें कोरियन में लिखी है तो समझ नहीं आ रही भाई मुझे ना। ये क्या भाई, मोंट ब्लैंक एक्सप्रेस, अच्छा ट्रेन वहाँ की वो भी लगाई हुई है यहाँ पे। देखते हैं भाई कैसा क्या है सिस्टम। ओ ये बढ़िया लग रहा है यार कुछ तो। ये देखो मिनिएचर पूरा ना बना रखा है एक तरह से। यहाँ पे देखो रेलवे स्टेशन भी है, इंजन रखा हुआ है, फिर ये छोटे छोटे गांव है, गाँव के साइड से ट्रेन जा रही होगी, पीछे पहाड़ है। हाँ मस्त बना रखा है यार, ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है ना। इधर देखो भाई, इधर गाड़ियाँ डिफरेंट डिफरेंट खड़ी कर रखी है सारी, क्या बात है। अरे आगे भी है गाड़ियाँ, वो देखो ये सारी ट्रैक पे गाड़ी ही गाड़ी है भाई। बच्चों को देख के बड़े खुश से हो जाए यहाँ पे आके। ये देखो भाई, ये भी पूरी ट्रेन का सेटअप बना रखा है, पटरी वटरी लगा के। ये देखो ना कितनी सारी गाड़ियाँ भाई, ओए होए होए क्रेजी सही में भाई, एक नंबर की चीज़ है। मतलब साउथ कोरिया में आके विलेज देख के हैरान हो गया मैं, कहाँ होते हैं भाई ऐसे विलेज, सोचो आप कितने कूल है। ओए होए होए ये देखना घर भाई मज़ेदार। अरे नीचे शॉप वगैरह भी है, चलो कुछ खाएंगे पियेंगे। वॉशरूम भी जगह जगह बने हुए देखो। नीचे तो पूरा कैफेटेरिया टाइप ही बना हुआ है। अब वापसी में जाऊँगा। हाँ यहाँ इंग्लिश में लिखा है देखो, आर्ट एक्सपीरियंस गेस्ट हाउस, मेमोरियल हॉल इधर था, प्रिंस स्ट्रीट इधर है। ये भी देखो एक गैलरी है भाई। खैर आपको डिटेल में दिखाऊंगा तो भाई 2-2.5 घंटे का व्लॉग बन जाएगा, तो कुछ जो मेरे को मेन चीज़ें दिखेगी वो दिखाता चलूँगा। ये देखो भाई घरों के रास्ते कितने सुंदर बना रखे हैं, वाइट कलर की साइड में रेलिंग और बीच में सीढ़ियाँ जा रही है, मस्त सुंदर लग रहा है ना। लो भाई फ्रांस आए और पेरिस नहीं आए एफिल टावर देखने, तो क्या फ़ायदा हुआ है ना। लो भाई एफिल टावर के भी दर्शन कर लेना आप यहीं पे। देखो यूरोप में इसी तरह के ना फाउंटेन होते हैं जगह जगह पे, तो इन्होंने ही बना रखा है। एंड यहाँ से देख सकते हो भाई आप विलेज का नज़ारा, कितना सुंदर विलेज है भाई। मतलब हद ही हो गई, देख के ऐसा लग रहा है किसी फेरी टेल में आ गया। मैं तो एनाबेला ढूंढ रहा था भाई, मिली नहीं रही एनाबेला कहीं पे भी। पर कुछ नहीं पता भाई, इनमें से कोई डोल शराबी तो है, इसलिए घर मत ले जाना चुरा के भाई, एनाबेला वाला सीन ना हो जाए कहीं पर। एक दो तो लग भी रही है डरावनी है, देखो क्रीपी सी बड़ी है ना। इसको देखो वो हुई भाई साहब, भाई बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होगा, बताओ क्या क्या इकट्ठा कर रखा है इतना। मतलब मैं चलते चलते थक गया, अभी तक तो फ्रांस वाले विलेज खत्म नहीं हुआ, इतनी चीज़ें है इतनी चीज़ें है क्या बताऊँ। ये देखो भाई ये पेड़ ना घंटियों से बना रखे है, देखो छोटी छोटी घंटी है, बजती भी है ना मस्त। ये है भाई इस गांव का पोस्ट ऑफिस, कितना क्यूट सा है ना। देखो बाहर ऐसे पोस्ट वाला बॉक्स भी डल लगा हुआ है और लिखा भी हुआ है ला पोस्टे, यानी फ्रेंच में लिखा है ला पोस्टे। खैर ये रियल नहीं है, आपको मैंने जैसे कि बार बार बता रहा हूँ, तो ये रियल पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट है, गाँव बना रखा है बस टूरिस्ट के लिए। वरना अच्छा रखा है देखना सजा सुजू के। इन घरों में रहता कोई नहीं है भाई, सब खाली है। अच्छा ये देखो भाई गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे, आप रूम भी रेंट पे ले सकते हो। इस तरह के रूम है देखो इसके अंदर, सही है भाई। मतलब आप इस विलेज में रहना चाहते हो तो इस घर को रेंट पे ले सकते हो, मैं घर को नहीं कमरे को। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा ये फ्रांस वाला। अब फटाफट इटली वाले में भी चलते हैं भाई, अंधेरा भी होने वाला है और टाइम भी हो जाएगा बंद होने का, फिर सीधा निकलना भी तो है भाई नॉर्थ कोरिया की तरफ। चलो जी फ्रांस वाले से निकलते हैं, अब इटालियन वाले विलेज चलते हैं। और इटालियन जाने के लिए एग्जिट लेना पड़ेगा, वापस से वो पार्किंग से सीढ़ियाँ ऊपर लेके जाना पड़ेगा और फिर एंट्री होएगी इटालियन विलेज में। देखो इस तरह की बसों में लेकर आते हैं टूर पैकेज में ना, आपको मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार रुपये के आसपास का टूर होता है पर पर्सन। ये सीधा सोल सिटी से लेंगे और रात को सोल सिटी छोड़ देंगे। एंड ऐसे ही आप DMZ का भी टूर ले सकते हो। मैं तो अपनी गाड़ी है तो सब कुछ खुद से ही कर रहा हूँ, टूर वूर कुछ नहीं ले रहा। जहाँ से एक विलेज की एग्जिट हुई ना, इनको एंट्री वहीं से देनी चाहिए थी भाई। ये क्या बात हुई, पूरा घूम के
फिर ऊपर जा रहा हूँ मैं, डबल मेहनत करवा दी। ओ भाई वापस आ गया हूँ, टिकट तो ले ही रखी है मैंने। अभी गया था मैं फ्रांस इधर से, अब इटालियन विलेज जाना है इस तरफ से। ये देखो भाई इटली का लिखा हुआ है अभी यहाँ पे और फ्लैग बना हुआ है। अरे भैया बहुत चढ़ाई है यार, वो ऊपर जाके है देखो वहाँ पर। ये देखो भाई ऊपर चढ़ते ही हमें क्या दिखता है, पिनोकियो का इतना बड़ा स्टैचू भाई साहब। मतलब देखना कितना, कम से कम 40 फुट होगा, 30-40 फुट। ये देखो मस्त नाक भी बना रखी है उसकी सेम। देखो सही अंदाज़ा लगाया ना, 35 फीट का है भाई। तो ये तो कोरिया वाला है 10.8 मीटर, और ये देखो भाई इटली में है इसका स्टैचू 16 मीटर यानी 52 फुट का, इससे भी बड़ा भाई। पर सुंदर दिखने में ये ज़्यादा लग रहा है ना, वो देखो ऐसा। देन यूएसए में भी है 13 मीटर टॉल, 42 फीट। तो वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टैचू में से आता है पिनोकियो का इसमें। बाकी यहाँ पे देखो इस तरह के लोग भी लगा रखे हैं, कपल्स ने अपना नाम वाम लिख के यहाँ लोग लगा दिया। और लोग मिलता है ये रहा वेंडिंग मशीन से 12,000 का, लगभग इंडिया के 800 रुपये के आसपास। कार्ड से पे करो, आपका लोग यहाँ आ जाएगा, फिर अपना नाम वाम लिख के लगा दो। और ये टिकट पड़ी है मुझे दोनों विलेज की 19,500 कोरियन वोन की। अपने इंडिया के 1 रुपये यहाँ के 16 कोरियन वोन के बराबर है। तो 19,500 वोन हो गए आपके 1200-1300 रुपये के आसपास इंडिया के। तो ठीक है, इतनी महंगी नहीं है टिकट ना। ये देखना भाई साहब कैसल टाइप का बना रखा है, यहाँ देखो शेर वेर रख रखे हैं इस तरह के। भाई घोड़ा गाड़ी चलती है वहाँ पर, देखो पीछे बिठा के ले जाते हैं। ओ भाई ये वाला विलेज प्यारा है यार, उस वाले से देखो पूरा इटली का थीम दे रखा है, कितना सुंदर लग रहा है भाई। यहाँ देखो हैप्पी हेलोवीन का थीम दे रखा है, लटका रखे है ना, फ्लैग लगा रखा है भाई पूरा फ्रांस का। और म्यूजिक भी जो है ना यहाँ पे वैसे ही चल रहा है। ये देखो स्कूटर रखा हुआ, कितने सारे ये आर्टिफैक्ट्स है, शीशा वीशा देखो भाई, मतलब तगड़ा ही बिजनेसमैन है। देखना कितनी चीज़ें कलेक्ट कर रखी है यार, मतलब काइंड ऑफ ओपन म्यूजियम है ये, समझ लो आप। इतनी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। ये रूम में भी देखो सामान है, इधर भी देखो भाई विलेज पूरा, ओए होए होए एक से एक चीज़ें। ये देखना भाई भरा पड़ा लिटरली सामान से, कितना सारा सामान है भाई। यहाँ देखो बाहर रखा हुआ है, ये कुछ भी बेचने के लिए नहीं है, ये सब सिर्फ एग्जीबिशन है, वो लगा रखा है लोगों को दिखाने के लिए। ये भाई अंदर के कंपाउंड में आ गए हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है, आपको दिख जाएगी। ये देखो राइट साइड में अब ऑलमोस्ट खाली हो गया। ऊपर एडवेंचर हॉल पिनोकियो का, छोड़ो वहाँ नहीं जा रहा मैं। यहाँ आप बैठ के पिनोकियो के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो। दैन इटली में जैसे आपको फाउंटेन्स देखने को मिलते हैं ना, वैसे ही बना रखे हैं। और ये फाउंटेन्स के जो स्टैचूज़ है ना, ये सब ग्रीन है। वहाँ पे भी आप जाओगे ना इटली में, रियल में ग्रीन है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो चुके हैं काफ़ी सालों से। तो इन्होंने यहाँ भी वही सेम लुक देने के लिए इनको भी ग्रीन बनाया भाई। अब ये नहीं पता ग्रीन बनाया है या ये हो गए, वैसे हुए तो नहीं होंगे इतनी जल्दी, बनाया ही होगा। यहाँ पे है दा विंची का एग्जीबिशन हॉल। दा विंची जिनको नहीं पता, उन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, वर्ल्ड फेमस है ये पेंटिंग। तो वहाँ पे पेरिस में है लूवरे म्यूजियम, लूवरे ही बोलते हैं हाँ। तो वहाँ पे लगी हुई है ओरिजिनल पेंटिंग, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ भी लगी होएगी पर वो ऑब्वियसली फेक होएगी। जो रियल है वो तो इटली में है भाई, बहुत महंगी है वो। अरे नहीं क्या बोल गया मैं, रियल फ्रांस में है, हाँ पेरिस में लूवरे म्यूजियम में। कंफ्यूज हो गया मैं इटली और उससे। एक्चुअली पेंटिंग दा विंची ने बनाई थी, और दा विंची जो है वो इटली से था, इसलिए इटली में इन्होंने एग्जीबिशन रखा है, ना कि मोनालिसा की वहाँ फ्रांस वाले में लगाई। रियल में फ्रांस में है वैसे। तो ये देखो भाई एग्जीबिशन में काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी है ऐसे लकड़ी से बनी हुई। ये जैसे लिफ्टिंग जैक है यहाँ लिखा हुआ है, और भी काफ़ी सारी ऐसे मैकेनिकल चीज़ें हैं। अरे भैया ये देख रहे हो, मस्त बना रखा है ये तो इन्होंने। पेंटिंग कहाँ है मोनालिसा की, जो फेक होगी ऑब्वियसली, वो देखनी है मुझे। यहाँ देखो मोनालिसा तो नहीं, दूसरी पेंटिंग ज़रूर लगी हुई है। और इस तरह से देखो आप फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हो। कुछ पेंटिंग्स यहाँ भी लगी हुई है। वो रही भाई मोनालिसा सामने, ये देखो रियल जैसी तो नहीं है, थोड़ा तो फ़र्क है भाई ऑब्वियसली, बट काफ़ी हद तक सही सी लग रही है, सेम सेम। देख लो जी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा जो थी। एक्चुअल में ये मोनालिसा पेंटिंग ना कुछ साल पहले चोरी हो गई थी, और चोरी होने के बाद मिल भी गई थी। बट इस इंस्टेंस के बाद ना ये पेंटिंग और ज़्यादा फेमस हो गई थी। उससे पहले भी फेमस थी बट इतनी नहीं थी जितनी चोरी होने के बाद हुई। और यहाँ पूरी टाइमलाइन बना रखी है कि किस साल में कौन सी पेंटिंग बनाई थी। जैसे अब देखो 1503 में बनी थी ये। बाकी चलो यार थोड़ा ऊपर भी होया मैं, इतना कुछ खास था नहीं वहाँ पे देखने लायक, तो निकलते अब यहाँ से चलते हैं। पैसा तो खैर भाई अच्छा खासा लगाया हुआ है, इतनी बिल्डिंग्स बना दी, सब कुछ बना दिया, जबकि कोई रहता भी नहीं इसके अंदर, सोचो फिर भी। पर वो ये कमाई भी उसी हिसाब से अच्छी कर रहे होंगे भाई, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। अगर थोड़ी देर पहले भाई समोसा पार्टी कर लेता हूँ, फिर निकलूंगा यहाँ से, 1 घंटे की ड्राइव है। तो भाई बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है इस टाइम पे, और यहाँ से जो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर रह गया है वो है 89 किलोमीटर।
1.5 घंटा दिखा रहा है, 1 घंटा 36 मिनट, मतलब वही हाईवे एक्सप्रेस वे होगा प्रॉपर। बस ये है थोड़ा रात की ड्राइव है तो सेफली चलाना पड़ेगा भाई गाड़ी को ना। चलो जी चलो जर्नी शुरू करते हैं। मैं वैसे तो अवॉइड करना चाहता था अंधेरे के टाइम पे नॉर्थ कोरिया साइड जाने में, बट भाई अब क्या करें, यहाँ पे टाइम लग गया इतना, तो अब अंधेरे में ही मजबूरन जाना पड़ेगा नॉर्थ कोरिया के पास, जो थोड़ा खतरनाक भी है भाई। तो जो साउथ कोरिया साइड में सबसे लास्ट विलेज पड़ता है ना नॉर्थ कोरिया से पहले, उस विलेज का नाम है पाजू, PAJU, पाजू पेजो जो भी बोलो भाई आप। उसके बाद जो है वो DMZ वाला एरिया आता है। तो DMZ में वैसे तो कल डिटेल में समझाऊंगा, फिर भी आप आज बता देता हूँ। DMZ का मतलब होता है डीमिलिटराइज जोन, मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे ना ही नॉर्थ कोरिया की आर्मी आ सकती है ना ही साउथ कोरिया की आर्मी आ सकती है। तो वो एक इन्होंने कुछ एरिया बांटा हुआ है। तो उस DMZ से पहले साउथ कोरिया है और उस तरफ नॉर्थ कोरिया है। तो जो DMZ से पहले लास्ट विलेज है ना साउथ कोरिया का, उस विलेज का नाम है पाजू, और वहीं पे मैं जा रहा हूँ आज रात भाई। मैं वहीं पे रुकने वाला हूँ, तो मतलब मेरे कुछ ही मीटर दूर नॉर्थ कोरिया होगा भाई, और वहाँ पे मैं नाइट स्टे करने वाला हूँ। सोचो आज खतरनाक वाला है ना एक्सपीरियंस भाई। मतलब खतरनाक तो क्या है, बट हाँ ये है कि काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है एक तरह से, आप ये समझ लो। और भाई यहाँ तो स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं है, देखना पूरा जंगल टाइप का एरिया है, पहाड़ी जंगल, अंधेरा हुआ पड़ा गुप। चलो पहुँचते हैं भाई फटाफट से। होटल बुक कर लिया मैंने, होटल भी क्या गेस्ट हाउस है, मतलब एक लोकल है उन्हीं का गेस्ट हाउस है। तो आप सोचो मैं नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास में आज एक घर में रुकने वाला हूँ, किसी का घर है वो एक तरह से। भाई क्रेजी एक्सपीरियंस होंगे आज तो, क्रेजी। और ये जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बॉर्डर है ना, ऐसा कहते हैं पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस वाला एरिया है, मतलब हैवीली गार्डेड बॉर्डर है ये। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी और गार्ड्स मिलिट्री मिलेगी, तो वो सोच सोच के और थोड़ा सा एक्साइटिंग सा फील हो रहा है। एंड भाई ये मेरी साउथ कोरिया में फर्स्ट टाइम नाइट ड्राइव होने वाली है। इससे पहले मैंने एक बार भी रात में ट्रैवल नहीं किया, और मैं शायद करूँगा भी नहीं आने वाले टाइम में। आज ही है मजबूरी बस, इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं वैसे जनरली अवॉइड करता हूँ, पता है किसी भी देश में, इंडिया में भी अवॉइड करता हूँ रात में ट्रैवल करना, बट कभी बिल्कुल ही भाई मजबूरी इमरजेंसी फंस जाए तो फंस जाए। और वो भी 1-1.5 घंटे का रास्ता है, इसलिए जा रहा हूँ मैं। ज़्यादा लंबा सफ़र होता फिर नहीं मैं करता ट्रैवल भाई, क्योंकि नया देश है, एक तो वैसी ड्राइविंग इतना कंफ्यूजिंग है यहाँ, और ऊपर से रात में ट्रैवल करना तो थोड़ा रिस्की है। एंड भाई ये गांव में ना मतलब टूरिस्ट जाते हैं, सुबह जाते हैं और रात तक आ जाते हैं सोल वापस, मतलब वही टूर पैकेज बुक करके। स्टे वहाँ पे बहुत कम लोग करते हैं, ना के बराबर, इसलिए वहाँ पे इतने ज़्यादा ना ही होटल्स है भाई, और इंडियन तो भूल ही जाओ, आपको खाना मिल जाएगा कुछ। तो इसलिए मैं तो आज का तो जुगाड़ पैक करवा के लाऊं भाई, वेजिटेबल बिरयानी। कल देखते हैं क्या होगा, आज तो चलो निकले। कल मैं देखता हूँ मैगी बना लूँगा, मेरे पास चावल और वो राजमा वगैरह पड़े ही हुए हैं, तो वो खा लूँगा कल। आज भी मैंने जो गेस्ट हाउस बुक करा है ना, उसमें रूम तो अपना प्राइवेट है पर्सनल, लेकिन बाथरूम शेयरिंग वाला है और किचन भी शेयरिंग वाली है। तो किचन मिल जाएगी अपने को, कल वहाँ पे मैं पका सकता हूँ कुछ ना कुछ। और मैंने बुकिंग तो वैसे आज रात की करी है, सिर्फ एक ही रात की। देखूँगा वहाँ पे आसपास माहौल कैसा है भाई, मतलब ज़्यादा सुनसान तो नहीं है, सेफ़ है कि नहीं है, फिर उस हिसाब से कल के लिए बुक करूँगा सुबह ही। आज मैंने एक ही रात का ऑनलाइन करा, वरना पता चले मैं कल रुकने का मन ही नहीं कर रहा मेरा, और मैं फालतू में पैसे दे के बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं दिए भाई पैसे। तो भाई एक ये सर्विस एरिया आया है, मेरे को थोड़ी सी नींद सी आ रही है, झपकी सी लग रही है, तो मैंने कहा एक बार सर्विस एरिया भी देख लेते हैं, वॉशरूम यूज़ कर लेता हूँ, फेस वॉश कर लेता हूँ थोड़ा सा, 5-10 मिनट का रेस्ट मार लूँगा। ओ भाई अच्छा खासा है यार, ये तो बहुत बड़ा, देखना कितना बड़ा है तो सर्विस एरिया। पार्किंग भी एक नंबर की है, इतनी ज़्यादा पार्किंग में लगाते हैं। फ्यूल स्टेशन भी है, फ्यूल की अपने को अभी ज़रूरत है नहीं, थोड़ा पास ही चलते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह के ना, ताकि ज़्यादा चलना ना पड़े। अच्छा खासा साइज़ है यार इसका। और अभी मैप में मतलब ये नेविगेशन में यही बताया कि ये लास्ट सर्विस एरिया है एक्सप्रेस वे पे, इसके बाद अब सीधा 50 किलोमीटर उतरने के बाद ही आएगा कुछ। तो मैंने कहा फिर एक बार रुक ही जाते, चलो वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेंगे। लो भाई यहाँ लगा देता हूँ और चलते हैं अंदर ज़रा, काफ़ी भीड़ है वैसे तो यहाँ ना। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जर देखना भाई कितने सारे हैं, 5 लगे हुए हैं और 5 चालू भी है। मैंने बताया था ना ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ साउथ कोरिया में काफ़ी अच्छा है,
टेस्ला वेस्ला ये देखो, नहीं टेस्ला नहीं है तो, पर हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी काफ़ी लोग लेके घूमते हैं। तो जी ये है सर्विस स्टेशन यहाँ का, काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, पिज़्ज़ा वीज़ा मिल रहे हैं। ये देखो उनको सुपरमार्केट से आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, हालांकि ठंड बहुत है, गला ना खराब हो जाए, पर भाई मन कर रहा है, अब देखता हूँ लेता हूँ कि नहीं लेता। ये देखो भाई चाइना जैसी मसाजिंग चेयर यहाँ भी है, मेरे पास भी एक है तो घर में। काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है यहाँ सुपरमार्केट में भी ना। ओ मखाने हैं ये भाई, मखाने मिल रहे हैं यहाँ, कमाल हो गया। ये रही भाई आइसक्रीम, काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स की है, ले ही लेता हूँ, मन मान नहीं रहा मेरा कौन सी लूँ, लेकिन भाई इनमें से स्ट्रॉबेरी का मन है मेरा। तो यार ये है तो स्ट्रॉबेरी जो मुझे पसंद है इसी ब्रांड की, पर ये बहुत बड़े वाला डब्बा है, एक छोटी भी आती है इनमें डब्बिया ना, इतनी इतनी वो नहीं है इनके पास। देखता हूँ नहीं मिलेगी तो ले लूँगा यही बड़ी, और क्या। देखो ना कितना बड़ा स्टोर है, तो नहीं मिली भाई, बड़ी ले लेते हैं। जापान में भी बहुत खाई है मैंने इस कंपनी की, मज़ेदार सी होती है। सोल से ज़्यादा ठंड है भाई यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ साइड में आ गया ना मैं, और ज़्यादा ऊपर जितना जाता जाऊँगा ठंड बढ़ती जाएगी। अब मैं बुसान जाऊँगा नीचे, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होगी, वहाँ पे मस्त अच्छा वेदर होगा बीचेस के आसपास। चलो जी, जो वो होम स्टे के ओनर है उनसे भी मेरी अभी फ़ोन पे बात हो गई है, तो मैंने उन्हें कह दिया कि अभी मैं आधे पौने घंटे में पहुंचूंगा। तो कह रहे ठीक है, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। शायद से वो उस घर में नहीं रहते, उनका घर कोई और है और होम स्टे अलग जगह पे है, तो इसी चक्कर में मैंने कहा फ़ोन कर ही देता हूँ, कहीं पता चले उनको लगे कि कंफर्म बुकिंग नहीं है और वो चले जाए फिर, है ना। रोड तो भाई ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब पूरा एक्सप्रेस वे ही चलता आ रहा है। हालांकि अब सिर्फ 4 लेन का हो गया है, 2 लेन इधर 2 लेन उधर, और एक इमरजेंसी लेन होती है साइड में, पर वैसे ओवरऑल अच्छा है। और 100 की लिमिट है यहाँ, 120 तो मुझे दिखी नहीं एक बार भी, सारी की सारी भाई 100 किलोमीटर वाली स्पीड लिमिट है। इन्होंने टनल में ना भाई ये फेक सायरन लगा रखे है, फेक तो क्या मतलब रियल सायरन है। तो देखो अभी आवाज़ आएगी, आई ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस की गाड़ी चल रही हो यहाँ पे, पता नहीं क्यों लगा रखा है लोगों को स्पीड वार्निंग देने के लिए, यह समझ नहीं आया। बट टनल में जो लेफ़्ट वाली लेन है इसमें भाई 100 की लिमिट है, जो राइट वाली लेन है उसमें 50 की है। पता नहीं क्यों इन्होंने एक में कम एक में ज़्यादा कर रखी है, तो मैं तो लेफ्ट में ही चला रहा हूँ भाई 95 96। तो लो जी, पाजू में एंटर कर चुका हूँ मैं, और यहाँ से किम जोन उन का जो देश है नॉर्थ कोरिया, वो केवल भाई 7 से 8 किलोमीटर रह गया है। अगर मैं सीधा सीधा 8 किलोमीटर चला जाऊँ तो सीधा नॉर्थ कोरिया में एंटर कर जाऊँगा, जो ऑब्वियसली मैं करूँगा नहीं भाई। और वैसे भी भाई कौन सा मुझे एंट्री करने दी जाएगी, ना मेरे पास वीज़ा है ना कुछ है। पर एक चीज़ नोटिस करो भाई, जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया के पास जाते जा रहे हैं ना भाई, सारा एरिया बिल्कुल सुनसान होता जा रहा है। मतलब कहाँ सोल सिटी में इतने घर, इतनी बिल्डिंगें और ऐसे ट्रैफिक था, लेकिन यहाँ पे भाई ना तो ट्रैफिक इतना है, ना घर है, ना लोग दिख रहे हैं इतने ज़्यादा। तो थोड़ा सा तो मतलब है, फील आ रही है कि हाँ भैया नॉर्थ कोरिया के पास है। तो आ गया भाई अपना होम स्टे, इसका नाम है DMZ स्टे गेस्ट हाउस। बस लेफ्ट में मुड़ना है 250 मीटर पे, मुड़ते ही जो है वो बिल्कुल मेन रोड पे ही है, समझ लो एक तरह से। ये भाई लेफ्ट में मुड़ते ही दिखा रहा है मैप तो कहीं पे, लेट्स सी कहाँ है। लेफ्ट अलाउड है, मेरा नहीं है क्योंकि रेड लाइट तो बहुत आगे है, यहाँ कोई लाइट दिख नहीं रही मुझे। कोई नहीं, चलो वेट कर लेता हूँ, पीछे कौन सा कोई आ रहा है। अबे ग्रीन तो हो गई, लेफ्ट का तो हैरो ग्रीन हुआ नहीं, वो लग रहा है रेड पे ही लेफ्ट लेना है, क्योंकि सामने वाले भी तो तभी रुकेंगे। अब देखो मेरी ग्रीन हुई, इनकी भी ग्रीन हो गई, ये भी तो आने लग गए, तो मुझे रेड पे ही लेफ़्ट लेना पड़ेगा, तब ही मैं जा पाऊँगा शायद से, पता नहीं, बाकी देखते हैं, जब खाली होएगी सड़क निकल जूँगा। अब हुआ तो है रो लेफ़्ट वाला ना, ये देखो मोड़ लेते हैं। चलो भाई यहीं कहीं पे दिखा रिया है, वो रेलवे ट्रैक थे ये, पर राइट में ही है कहीं पे गेस्ट हाउस जो है अपना, यही है। ये गाड़ी खड़ी है ना, ये इन्हीं की गाड़ी है भाई, मतलब जो ओनर है इसके। और कोई टूरिस्ट आया ही नहीं हुआ क्या यार, मेरे को तो लग रहा है मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे। भाई ये पूरा घर मेरे को दे के चले गए। फिर बात हो गई है भाई फ़ोन पे, मैंने कहा था ना कि वो यहाँ रहते नहीं होंगे, उनका घर कहीं और होगा, पर गाड़ी तो खड़ी है बाहर, हो सकता है किसी और की हो गाड़ी। लेट्स सी, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि मैं अकेला ही हूँ भाई पूरे स्टे में, और कोई टूरिस्ट आई नहीं। मैंने बताया ना यहाँ आता ही नहीं है भाई कोई ज़्यादा, आते भी हो तो दिन में आते और चले जाते हैं। मैं ही देख लो, मेरी मत मारी गई है कि मैं रात में आ गया, अरे नहीं अंदर ही है तो आ गए। चलो जी चेक इन कर लिया है, और अच्छी बात है मैं अकेला नहीं हूँ भाई, सामने वाले रूम में भी कोई रुका हुआ है, और जो ये ओनर है वो भी यहीं पे ही रहते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा घर अकेला, मेरे को तो डर लगता है भाई ऐसे सुनसान एरिया में। एक तो बाकी यहाँ से एंट्री है रूम की, ये एक बेड है, एक इधर बेड है, 2 बेड है। AC लग रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, बाकी लाइट है यहाँ खिड़की। और मैंने बताया बाथरूम जो है वो बाहर कॉमन है,
तो वो मैं सुबह दिखाऊंगा। अभी अपनी गाड़ी से खाना निकाल के लाता हूँ, खा लेता हूँ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो क्या, आफ्टरनून हो रहा है, 2 बज रहे हैं। एक्चुअल में मैं उठ गया था भाई 11 बजे आज, बट मुझे पता चला कि ये जो DMZ का टूर है ये मंडे को बंद रहता है। तो मैंने कहा यार इतने दिन से नींद पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस दिन निकला इंडिया से रात भर फ्लाइट में नहीं सो पाया। देन उसके बाद भाई फिर वही है, शेड्यूल पूरा ना ऊपर नीचे हो गया कि दिन में नींद आती थी, रात में नींद नहीं आती थी। तो मतलब हर रोज 4-5 घंटे की नींद हो रही थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी पड़ने लग गए ज़्यादा। तो मैंने सोचा आज चलो सो ही जाता हूँ। तो मैं 11 बजे फिर से सो गया और अब 2 बजे जाके उठा हूँ आराम से। तो ये एरिया भाई कुछ इस तरह से है। अब मुझे एक रात और रुकना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कल टूर होएगा ट्यूसडे को, और फिर मैं कल ही रात को या फिर परसों निकल जाऊँगा। तो ये अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी थी। ये पूरा विलेज है जहाँ पे मतलब मेरा ये होम स्टे ले रखा है मैंने, DMZ स्टे के नाम से। ये देखो, ये नाम है इसका। और अंदर चलते हैं, आपको अंदर का भी टूर देता हूँ। ये एक्चुअल में एक हॉस्टल प्लस में होम स्टे दोनों है। तो यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है। देन ऑटोमेटिक डोर है, पुश करा और ये हम एंटर हो गए अंदर। ये बना हुआ है भाई कॉमन एरिया, यहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हो। जैसे ओनर मेरे लिए भाई ब्रेड, जैम, दूध और एक प्लेट छोड़ गए हैं टोस्टर के साथ, कि मैं उठूँ जब भी खा लूँ खुद से। बाकी ये इनका छोटा सा किचन है, इसमें गैस वैस कुछ नहीं है, माइक्रोवेव है, गर्म करके आप खा सकते हो, और कॉफ़ी मशीन है। ये सब आप फ्री टू यूज़ है, जितना मर्जी यूज़ करो। ठीक है जी। उधर वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है सबके लिए। और इधर बने हुए हैं भाई डॉर्मेट्री, मेल फीमेल के अलग, मतलब 6 या 8 बेड फीमेल के अलग है और 6-8 बेड मेल्स के अलग है। चप्पल जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, और इनकी जो चप्पलें हैं वो आप पहन के अंदर जा सकते हो। 2 रूम है यहाँ पे, एक ये वाला रूम है और एक ये वाला रूम है जो मेरा है फिलहाल। ये देखो इस तरह से, एक बेड यहाँ लगा हुआ है, एक बेड यहाँ। AC वगैरह ये मैंने आपको रात को दिखाई दिया था। प्राइवेट रूम है ये, इसमें बाथरूम नहीं है, बाथरूम सबका कॉमन है। माजोंगली, बट इट्स कम अंडर पाजू, राइट? हाँ। सो एक्चुअल में ये पूरा डिस्ट्रिक्ट या सिटी है पाजू करके, बट जो गांव का नाम है, विलेज नेम इज माजोंगरी, एंड ही इज इयोन, यहाँ के ओनर। Oh, okay. Yeah. This one. And where the water. ओके। तो इनका ये होम स्टे है भाई पूरा। एंड इंटरेस्टिंग बात भाई, ये जो है इनकी पूरी जो फैमिली है वो यहाँ पे 500 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं इसी गांव में। सो भाई काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होगा। फ्रॉम हाउ मेनी years you are staying here? 18. This stay. Yeah. Okay. But I was born in this village. Oh, okay. And my friend and my parents and grandfather, our family lives in this village about 500 years, yeah. Okay. थैंक यू। चलो भाई थोड़ा सा आपको इस वाले जो विलेज है इसका हल्का फुल्का टूर देता हूँ। पैदल गाड़ी यहीं छोड़ दिया मैंने कहा पूरा दिन होटल में भी बैठे बैठे बोर ही होऊंगा, तो आपको भी थोड़ा दिखा देता हूँ आसपास का, मैं भी देख लेता हूँ। ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटे के लिए निकला हूँ, फिर वापस जाके अब आज का दिन ऑफ लिया ही है, तो मैंने कहा काम वाम निपटा लेता हूँ अच्छे से ना, रेस्ट करके, क्योंकि 1 महीने का ट्रैवल है, अभी तो 6 दिन ही हुआ है, तो आगे के दिन भी ट्रैवल करना है लगातार। और उस वक्त कोई भी ब्रेक मिल नहीं पाएगी मेरे को, क्योंकि इस बार का शेड्यूल बहुत टाइट है, सारी फ्लाइट्स ऑलरेडी बुकड है आगे की, तो कट टू कट चलूँगा मैं बिल्कुल ना। तो आज का दिन मिल गया, बस रेस्ट किसी तरह निकाला है मैंने एक्स्ट्रा ये, क्योंकि आज DMZ का टूर बंद था। अगर खुला होता तो मैं आज ही टूर करके वापस चला जाता सोल सिटी, क्योंकि कल मुझे फिर बुसान के लिए निकलना था। अब देखते हैं, कल टूर करके कल ही बुसान के लिए निकल पाऊँ तो मेरा दिन बच जाएगा। आसपास ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, उधर एक फैक्ट्री टाइप की है, वो सामने दिख रही है आपको, वो रही वेयर हाउस या फैक्ट्री, जस्ट सामने ही एक स्टोर बना हुआ है, और इधर पूरा एरिया ये खाली है सारा का सारा। एंड यहाँ पे देखो कुछ, पर बंद सा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बंद पड़ा हो सारा। ये रेस्टोरेंट है शायद से कोरियन। आसपास कोई भी इंडियन फूड नहीं मिलता, वेजिटेरियन मिलना भी बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ढूंढूंगा तब जाके मिलेगा। बट अपने होटल में अवन लगा हुआ है, उसमें मैं शायद चावल बना सकूँ, तो चावल बना के, राजमा है मेरे पास रेडी टू ईट वाले, वो खा लूँगा आज मैं। ये रेस्टोरेंट है एक, इसी के जस्ट बाहर पार्किंग बनी हुई है। यहाँ बड़ा खाली सा है भाई, अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब एक ये स्टोर सा है, ये भी रेस्टोरेंट ही है काइंड ऑफ, क्योंकि सोल में भाई हर जगह इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। तो ठंड है यहाँ पे ज़्यादा, बट लोग कम है, थोड़ी शांति मिलेगी आपको यहाँ पे आके रुकोगे ना, और टोटली सेफ़ है भाई। मतलब जब यहाँ के लोकल लोग रह रहे हैं तो क्या ही दिक्कत होगी, ऐसा है ना। हालांकि है बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के पास में ही, बट ठीक है चलो। ये देखो इस तरह के भाई लोकल लोगों के घर भी बने हुए हैं, स्टोर्स भी बने हुए हैं, ये भी रेस्टोरेंट टाइप का होगा। तो ये पूरी लाइन में ऐसे ही रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं,
और इधर है भाई ट्रेन की पटरी, वो भी दिखाता हूँ आपको। चलो ऑल्सो भाई मैंने बताया आपको कि साउथ कोरिया में गूगल मैप ऑन तो हो जाता है, चल जाता है, बट नेविगेशन नहीं चलती। और उसके पीछे रीज़न ये है, यहाँ की गवर्नमेंट जो इंटरनल इतना ज़्यादा डिटेल डेटा है ना अपनी सड़कों का, अपनी गलियों का और पूरा रूट वगैरह का, वो किसी बाहर की कंपनी को नहीं देना चाहती थी। और गूगल पता है आपको अमेरिकन कंपनी है, तो इसलिए इन्होंने अपने ही मैप बना रखे। एक ऐप है नेवर NAVER, दूसरा है ककाओ मैप। तो ये दोनों मैप आपके साउथ कोरिया में चलेंगे। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो ये दोनों मैप ही डाउनलोड करना, गूगल मैप किसी काम का नहीं है। बाकी ये पहुँच गया हूँ मैं पटरी भाई। जैसे अपने इंडिया में भी होता है ना, शहरों के बीच में से ऐसे फाटक लगा रखे होते हैं, और ट्रेन निकलती है, ट्रैफिक इधर रुक जाता है और ट्रैफिक उधर रुक जाता है। ऐसी सेम भाई साउथ कोरिया में भी होता है। तो ये यहाँ की ट्रेन की पटरी है, पूरी बड़ी साइज़ की पटरी है, मतलब बड़ी ट्रेन जाती होगी यहाँ पे, छोटी ट्रेन नहीं, मिनी ट्रेन नहीं है। बट मेरे हिसाब से पता नहीं अभी ये चलती है या नहीं चलती है। फाटक वाटक इन्होंने लगा तो रखे है सब कुछ। और इधर देखो भाई पूरा बोर्ड लगा रखा है, नो एंट्री, मतलब इधर अलाउड है, उस तरफ नहीं जा सकते इस बोर्ड से। डेंजर वगैरह के बोर्ड, तो सेफ्टी का तो ध्यान रखा जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में ना। मैंने ज़्यादातर ये चीज़ नोटिस करी है। कहीं पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही होती है ना रोड के किनारे में, तो भाई प्रॉपर पहले बैरिकेडिंग की जाती है उसके चारों तरफ, फिर जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जाती है या फिर रिपेयरिंग की जाती है। वरना तो भाई खतरा है ना, गाड़ी वाले को पता ना चले और वो बंदा ही उड़ा दे। तो इसलिए बैरिकेडिंग ज़रूरी है। और इन देशों में मैंने देखा है भाई, लगभग जितने डेवलप्ड देश है ना, सब में इस तरह से सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। बाकी यहाँ कुछ ये लगा हुआ है भाई, पत्थर से बोर्ड, साइन बोर्ड बना रखा है, कोरियन में लिखा है, एक घोड़ा बना हुआ है ऊपर। और ये भाई मेन रोड है। तो बिल्कुल छोटा सा विलेज है ये जिसमें होम स्टे है। ऐसी काफ़ी सारे अलग अलग विलेजेस है यहाँ पे पाजू के अंदर, PAJU। ये अब काइंड ऑफ सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है पता नहीं भाई, पर उसके अंदर काफ़ी सारे विलेजेस आते हैं छोटे छोटे। जैसे कि जिसमें एक विलेज में उन्होंने अभी नाम बताया, मैं भूल भी गया, बताओ, अजीब सी प्रोनाउंसिएशन थी ना थोड़ी। बाकी वैसे ना मंडे को DMZ के 1-2 टूर होते हैं, बट उन टूर में भी ना पूरी चीज़ें नहीं दिखाई जाती। जैसे जो मैं टूर लेने वाला हूँ उसमें 7-8 चीज़ें दिखाई जाएगी। टनल दिखाया जाएगा जिससे भाई नॉर्थ कोरिया सोल्जर्स साउथ कोरिया में घुसना चाहते थे, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी होएगी एक, तो ये सब कुछ बंद रहता है मंडे के दिन में। तो इसलिए आप भी आ रहे हो तो उस हिसाब से प्लान करके आना कि मंडे ना पड़े। मेरे को ये चीज़ कल तक पता नहीं थी, तो मैं तो भाई मुँह उठा के आ गया कि हाँ चलो मंडे को टूर कर लूँगा। यहाँ आके इन ओनर नहीं बताया मुझे कि मंडे तो बंद होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं वापस चला सोने। तो मैं 2-3 घंटे और सो गया आराम से, अब उठाऊँ। अब कल जाऊँगा सुबह 9:20 पे शायद से पहला टूर शुरू होता है। नहीं 9:20 नहीं, 7:20 बता रहे थे शायद, तो जो भी है। और दोपहर के 2:40 पे लास्ट टूर है, क्योंकि 3-4 साढ़े 3 घंटे का टूर होता है। तो 2:40 के बाद कोई टूर नहीं चलता। 2:40 वाला टूर आपको लगभग शाम को 6-6:30 बजे फ्री करेगा। फिर आप सोल जाना चाहो तो जा सकते हो उसके बाद। पर मैं तो कल 11 बजे वाला टूर ले लूँगा, 11-12 बजे वाला। 3-3:30 तक सारा टूर निपटा के अपना आगे निकल जाऊँगा मैं, या तो बुसान के लिए या एटलीस्ट सोल तक तो चला ही जाऊँगा। मतलब कल स्टे नहीं करूँगा यहाँ, 2 रात कर रहा हूँ, बहुत है। एक रात का मैंने यहाँ पे पे किया इंडियन करेंसी में 3300 रुपीज़, तो 600 रुपीज़ 2 रातों का, जो यहाँ की करेंसी में लगभग 1,20,000 कोरियन वोन बनता है। बाकी ये देखो भाई, इस तरह से बैठने का भी बना रखा है। बस स्टॉप है कि इंग्लिश में लिखा नहीं हुआ इन्होंने, बस स्टॉप ही होगा शायद से। है भाई, मतलब शांत एरिया, मुझे पसंद आया। ठंड थोड़ी ज़्यादा है सोल से यहाँ पे, बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है काफ़ी। इस तरह की देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती है। नंबर प्लेट आपको दिखाई चुका हूँ। Hyundai और Kia सबसे ज़्यादा बिकती है यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी की गाड़ी है, पेरेंट कंपनी एक है, और वो पेरेंट कंपनी साउथ कोरियन कंपनी है। उधर आप देखोगे विलेज है जहाँ पे होटल वोटल भी बने हुए, देखो डारियन करके शायद, और उसी के नीचे कुछ घर भी बने हुए हैं। तो ये पूरा विलेज का रोड अंदर जा रहा है, और जस्ट विलेज के स्टार्टिंग में ही अपना होम स्टे है। देखो लोगों ने फार्मिंग भी कर रखी है इस तरह की, पन्नी वन्नी लगा के, शायद ठंडे एरियाज़ में करते हैं इस तरह से ना। यहाँ भी बाहर भी देखो काइंड ऑफ होम किचन टाइप का बना रखा है, किचन गार्डन टाइप, होम किचन कह रहा था। हाँ, और ऐसे पतली पतली गलियाँ अंदर भी। हालांकि यहाँ की भी आप रोड वगैरह देखोगे भाई, प्रॉपर चौड़ी चौड़ी सड़कें है विद प्रॉपर लेन मार्किंग ऑल्सो। और जैसे इनका जो घर है उसके बाहर इनके पास अच्छी खासी जगह है गाड़ी पार्क करने के लिए। फिर उसके बाद फिर से कुछ जगह एक्स्ट्रा है, देन जाके रोड शुरू हो रही है। अब ये पता नहीं ये वाली जो ज़मीन है ये सरकार के अंदर आती है, पता नहीं, जो भी है। ओनर बुला रहे हैं भाई अंदर, चलते हैं। ये है भाई DMZ स्टे करके, आप भी कर सकते हो बुक, अच्छे है मतलब काफ़ी। या हाँ, ओके। By your phone. द टूर Book. ओके, विच वेबसाइट? So, DMZ, okay, yeah, I know, yeah, you know. yeah. Tomorrow. I thought this is not official website. This is official. Official, yeah. Yeah. Tomorrow. 20
20:30. Oh. Right? 12:30? Yeah, 12:30. I guess, yeah, 12:30 is good. Or before the sold out. Oh, okay. 11:30. Every Tuesday is very busy because मंडे इज क्लोज या ओके। तो यार एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि क्योंकि मंडे को बंद रहता है टूर, तो ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ये कह रहे हैं कि आप ना ऑनलाइन स्लॉट ले लो वरना कल जाके मिलेगा नहीं। जैसे सुबह के 3 स्लॉट ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, अब सिर्फ मुझे दोपहर के 12:30 बजे वाला स्लॉट मिल रहा है जो मुझे एक्चुअल में चाहिए भी वही था, बट उसमें भी सिर्फ 40 लोगों में 2 ही स्लॉट खाली बचे हुए हैं। तो फटाफट से हम बुकिंग कर रहे थे। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है DMZ टूर करके, इनकी नहीं मतलब जो गवर्नमेंट की है, पर उसमें मेरे ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन हो ही नहीं पा रहा। शायद gmail.com है ना मेरी आईडी में, और यहाँ पे आपको पता ही है गूगल के प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब वो नहीं है। तो अब ये अपने फ़ोन से बुकिंग कर रहे हैं अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल डाल के। तो अब लेट्स सी अगर बुकिंग हो जाएगी तो मेरा ये टेंशन नहीं पड़ जाएगी कि कल जाके टिकट खरीदनी पड़ेगी। अभी फाइनल हो जाएगा अपना कि हाँ 12:30 जाना है। डन। तो अराउंड 9200 वोन की टिकट है, मतलब इंडिया के 1000 रुपये से भी कम। I pay. आई विल गिव यू या ओके। सो ये अपने उससे ही पे कर रहे हैं, मैं इनको ही दे दूंगा। सही है। तो वैसे तो भाई काफ़ी अच्छे हैं ओनर, मतलब प्रॉपर हेल्प करवा रहे हैं यहाँ पे। तो आप भी, मैं रेकमेंड करूँगा कि एक रात तो यहाँ पे रुक के जाना। एरिया भी अच्छा है और सोल सिटी से ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि शांति भी है और थोड़ा सुकून की ज़िंदगी है यहाँ। तो विलेज लाइफ अगर जीनी है तो ज़रूर आना यहाँ। डन। चलो भाई बुकिंग हो गई अपनी फाइनल, इनको पे कर देता हूँ। एंड यू टेक बाय कार्ड? ओके, तो मैं इनको कार्ड से इनकी मशीन में पे करवा देता हूँ। बस अब एक ही प्रॉब्लम है, इन्होंने जो बुकिंग करी है वो कोरियन लैंग्वेज में करी है बुकिंग, तो मुझे तो कुछ उसमें समझ आ नहीं रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ कल चल लूँगा वहाँ टिकट काउंटर तक और ये अपने फ़ोन में उनको दिखा देंगे और मुझे बस में बिठा देंगे। एक्चुअल में ये टूर जो होता है जहाँ टिकट काउंटर है वहाँ से बस में शुरू होगा और बस ही वापस ड्रॉप करके जाएगी वहाँ तक। तो मैं यहाँ से तो जाऊँगा गाड़ी में, अपनी गाड़ी ले जाऊँगा इनके पीछे पीछे, ये अपनी गाड़ी ले चलेंगे और वहाँ से बस में बैठ के टूर कंप्लीट करके गाड़ी लेके सीधा सोल या बुसान निकल जाऊँगा। दीज ऑल वर योर गेस्ट? तो ये सब जितने भी गेस्ट आते हैं उनके साथ देखो इस तरह से फ़ोटो ले रखे हैं इन्होंने। तो हाउ इज़ द लाइफ हेयर? इज़ इट सेफ टू स्टे हेयर? इज़ इट सेफ टू स्टे हेयर इन दिस विलेज? विलेज इज सेफ? वेरी सेफ है। तो 2018 से इन्होंने गेस्ट हाउस खोला है तो बता रहे हैं बिल्कुल सेफ है भाई। भले ही बॉर्डर के DMZ के इतने पास है बट कोई दिक्कत नहीं है। सच। ऑल्सो हैव यू सीन एनी नॉर्थ कोरियंस हेयर? नो नेवर। तो भाई ये हमारे ओनर की गाड़ी है जैसे कि ये बता रहे हैं, और वहाँ देखो भाई ट्रक भी निकल के गया। हाँ ये तो हमारे ओनर की गाड़ी है, इस कंपनी का नाम है सैंगयोंग, और ये बता रहे हैं कि अराउंड 2010 के आसपास जो इंडियन कंपनी महिंद्रा है उन्होंने ये कंपनी खरीद ली थी बट अब किसी चाइनीज़ कंपनी को बेच दिया उन्होंने। तो भाई मैं तो हैरान हो गया, मैंने तो नहीं सुना था ये सब। मैंने कहा बढ़िया है भाई, मेरे पास भी महिंद्रा की स्कॉर्पियो है ना, तो ये कार महिंद्रा की थी एक तरह से आप समझ लो, बट अब चाइनीज़ कंपनी की हो गई है। यहाँ पे भाई फ़ौज की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि जस्ट बॉर्डर पास में ये DMZ एरिया, तो यहाँ पर आपको फ़ौज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट वैसे ओवरऑल देखोगे काफ़ी अच्छी और सुरक्षित जगह है, कोई दिक्कत नहीं है सच, बढ़िया। और आज तो धूप भी निकली हुई है, मस्त सूरज हो रहा है, तो ठंड वैसे है जहाँ पर छाई है बट सूरज में आ जाओगे तो बढ़िया लगता है। और ओनर ने मेरे को एक इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में भी बताया, यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है, तो सही है। चलो अभी तो भूख नहीं है, मैंने ब्रेड जैम खा लिए, शाम को 6-7 बजे के आसपास जाऊँगा और खाना वहीं खा लूँगा, क्योंकि मुझे लगा इनके अवन में ना चावल बन जाएंगे, बट इनके पास बाउल ही नहीं है बनाने वाला, सिर्फ हीटिंग कर सकते हो आप, रेडी टू ईट चीज़ें, बर पका नहीं सकते कुछ भी। तो फिर मजबूरन भाई जाना ही पड़ेगा उसी इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पे तो वेज मिल नहीं रहा, मैंने 2-3 दुकानों पे पता कर लिया ऑलरेडी। तो इन्होंने बताया ट्रेन का भी ऑप्शन है, 3 स्टेशन है ट्रेन के और वो सीधा रेस्टोरेंट के बाहर उतारती है, वरना देखूंगा गाड़ी से चला जाऊँगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट के आसपास पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप ट्रेन स्टेशन तक चले जाओ गाड़ी से अपनी, और वहाँ से 3 स्टेशन पकड़ के सीधा आप 10 मिनट में रेस्टोरेंट पहुँच जाओगे। तो लेट्स सी, शाम को डिसाइड करूँगा, अभी चलता हूँ रूम में और काम करता हूँ अपना। एंड जो ट्रेन स्टेशन है उसका नाम है ये मुनसान स्टेशन, जो गांव का नाम है, और यहाँ से बस भी चलती है 52 नंबर, वो 20 मिनट्स लेती है स्टेशन तक जाने में। देन 3 स्टेशन जाके आगे आ जाएगा हमारा रेस्टोरेंट, बट मैं इस स्टेशन तक जाऊँगा गाड़ी से और आगे चला जाऊँगा फिर ट्रेन से। लेट्स सी बाकी जो भी है। लो भाई रेस्टोरेंट आ गया हूँ मैं, ये रहा था हिमालयन रेस्टोरेंट, गाड़ी से ही आ गया, ट्रेन वेन का चक्कर करा ही नहीं मैंने, ठंड इतनी हो रही है। एक तो कौन सी फ्लोर में है देखते हैं, चलो ऊपर ही है शायद से। 20 मिनट लगे केवल यहाँ पहुँचने में, तो टाइम से आ भी गया, पर बहुत ठंडा लगी यहाँ पे, तो सही में हालत ख़राब हुई है। और भाई हर जगह देखो ऐसी स्क्रीन लगी होती है, इसी से ही ऑर्डर कर दो, टेबल पे आ जाएगा खाना। लो जी आ गया खाना, पनीर आलू नान और साथ में चावल। चलो जी, सुबह से पहली मील हो रही है और रात के 8 बज गए, देख लो अंधेरा हो चुका है। खाना तो भाई एकदम मज़ा आ गया, बहुत बड़ा गरम सोचता है रेस्टोरेंट, बाहर निकलते ही चिल्ड हवा लग रही है सामने। पर ये वाला जो शहर है ना जहाँ पे मैं आया हूँ खाने के लिए,
ये काफी अच्छा खासा एरिया है, मतलब देखो काफी अच्छी खासी बसावट है, मतलब रात के 9 बजे भी प्रॉपर ट्रैफिक है यहाँ पे देखो, तो सुनसान नहीं है। जैसे वो गांव तो बिल्कुल सुनसान हो गया था ना, तो यहाँ पे सही है एरिया। बाकी चलो यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना। बाय।